यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं विजन है इसको जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, तो ये मेंस का टेस्ट सीरीज रहेगा, राइट। ये समान अध्ययन जो है जनरल स्टडीज़ का, ये मेंस का टेस्ट सीरीज रहेगा। ये 2024 के लिए टेस्ट कोड आपका 2341। तो देखो 2023 के लिए मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। 2023 के करीब मैं 8 पेपर आपको मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन करके मैं कराता था। तो वहाँ पे आप नीचे जो उसका लिंक है वहाँ पे आप नीचे में डाल दूंगा, वहाँ पे देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो 2023 का मैंने काफ़ी पेपर वहाँ पर करा दिया, ठीक है। तो 2024 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, 2024 में जो एग्जाम देंगे 24 में, तो यहाँ से देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं यहाँ से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो इसका जो आपका पीडीएफ रहेगा, ठीक है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को लिखने सिखाऊँ, किस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि संविधान का एक भाग है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, उन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा करना, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करने में वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा करना है, राइट। चौथा क्वेश्चन यहाँ से, भारत में न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों की पहचान करते हुए इन मुद्दों के समाधान हेतु उपाय आपको सुझाने हैं, ठीक है, समझाने हैं। उसके बाद क्या है, पांचवा, भारतीय संविधान के निर्माण के अत्यधिक जो ब्रिटिश प्रभाव थे उसके बावजूद दोनों देशों की जो संवैधानिक योजना में उसमें कई अंतर हैं, आपको बताने हैं। तो टोटल यहाँ मैं आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करूंगा कि किस टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन कैसे लिखना है 5 को, ठीक है। बाकी आप इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, राइट। जैसे कि आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करते हैं, जैसे कि विजन एस का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो करीब आपको वहाँ पे 8 से 10 हज़ार रुपये का टेस्ट सीरीज है ये, ठीक है। मेंस का टेस्ट सीरीज रहता है 8,000 से 10,000 रुपये तक जो रहता है चार्ज वो रहता है। यहाँ पे आपको सब टेस्ट आपको फ्री मिलेगा एकदम, ठीक है, एकदम फ्री डिस्कशन होगा और आपको एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ भी यहाँ पर मिल जाएगा कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करना है और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से क्या है। ये पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, बता दिया है कि क्या क्वेश्चन है, तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। भारतीय संविधान की उद्देशिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिए कि संविधान का एक भाग है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे आपको क्वेश्चन को यहाँ से लिखना रहेगा, राइट, किस टाइप से आपको यहाँ से क्वेश्चन लिखना है। तो देखो पहले आपको क्या लिखना है, आपको पहले इस जो पूरे क्वेश्चन है इसका आपको दृष्टिकोण पता होना चाहिए, क्या दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण हेडिंग नहीं है, एक टाइप से यार दृष्टिकोण आप बनाना है, अपने माइंड में फ्रेम बनाना है, इसको फ्रेम समझ सकते हो कि फ्रेम बनाना है कि क्या क्वेश्चन में लिखना है, तो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो देखो पहली बात में लिखेंगे, पहली बात यहाँ पर बोल रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के क्या महत्व, तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट में बताना है आपको इंट्रोडक्शन में भारतीय संविधान की उद्देशिका, उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे पहली बात, ठीक है। सेकंड बात आपको क्या बताना है, इसके बोल रहा है सेकंड बात में भारतीय संविधान की जो उद्देशिका उसके महत्व बताएंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महत्व पूछ रहा है, इसके महत्व प्रकाश डालना है। सेकंड बात में इसका महत्व बता देंगे क्या है, ठीक है। थर्ड बात में बताएंगे उद्देशिका संविधान का एक भाग है अथवा नहीं, ठीक है, चर्चा करना है। यह बोल रहा है संविधान का एक भाग है, तो एक भाग है या नहीं है आपको चर्चा करना है तीसरी बात में। तो 3 बात आपको यहाँ से बतानी है और चौथे में आपको अपना निष्कर्ष लिखना है। तो इस टाइप से पूरा फ्रेम इसका तैयार हुआ। तो लिखते हैं आंसर, देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे, आपका जो हमारी संविधान की उद्देशिका उसके बारे में बताएंगे क्या है। तो अब बताएंगे जो आपकी उद्देशिका है, ठीक है, उद्देशिका पद संविधान के परिचय अथवा भूमिका को संदर्भित करता है, राइट। इसमें संविधान का सारांश या सार निहित नहीं होता है, राइट। ये उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है आधारित होता है। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर जो तैयार किया गया था एवं प्रस्तुत किया गया था इसे, राइट। तो 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसी संविधान द्वारा अपनाया गया था। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे इतना दिखाना है। उसके बाद से इसी में नीचे हेडिंग लिखनी है, भारतीय संविधान की उद्देशिका का महत्व, ठीक है। तो भारतीय संविधान है उसकी उद्देशिका का महत्व, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग के नीचे पॉइंट डाल के फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, यहाँ पे यह मूल दर्शन और बुनियादी मूल्यों का प्रतीक होता है जिस पर भारतीय संविधान आधारित है, फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। सेकंड पॉइंट में लिखना है आपको, यह घोषणा करता है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग, दूसरे शब्दों में संविधान या भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। ये आपको सेकंड पॉइंट में बताना है। थर्ड पॉइंट में क्या बताना है, थर्ड पॉइंट बताएंगे उद्देशिका में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र जैसे पद क्या है भारतीय जो आपकी राज्य है उसकी प्रकृति को प्रकट करते हैं। ये थर्ड पॉइंट में बताएंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या बताना है, फोर्थ पॉइंट में बताएंगे उद्देशिका ये घोषणा करती है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता या बंधुत्व को आदर्श के ही समान संविधान का उद्देश्य माना जाता है। ये आप फोर्थ पॉइंट में बताएंगे, ठीक है। पांचवा पॉइंट में क्या बताना है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने की तिथि घोषित करती है। ये भी लिख देंगे पॉइंट में। छठा पॉइंट में लिखना है, इसमें संविधान सभा की जो बृहद या फिर मतलब जो काफ़ी बड़ी होती है इसमें आदर्श दृष्टिकोण उल्लेखित किया गया होता है। साथ ही ये न्यायाधीशों के लिए एक मार्गदर्शक जो मार्गदर्शक होता है उसके रूप में भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पर 5 से 6 पॉइंट आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 6 पॉइंट लिखने के बाद आप लिखेंगे
नीचे से थोड़ा लाइन छोड़ के लिखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात एक विवाद उठा कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, विभिन्न वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न का समाधान निम्नलिखित रूप में दिया है। आप एक लाइन में लिखेंगे। फिर क्या फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें, बेरूवारी। ठीक है, बेरूवारी संघवाद। ठीक है, लिख देता हूँ बेरूवारी। ठीक है, संघवाद, संघवाद। ठीक है, 1960। देखो ये जो आप लिखेंगे बेरूवारी संघवाद, उसके बाद जो सन लिखेंगे, सन को ब्रैकेट में लिखा करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इसके अंदर आपको लिखना है, इसमें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान के अनेक, ठीक है, संविधान के अनेक प्रावधानों के पीछे समान उद्देश्यों को दर्शाती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह संविधान का भाग नहीं है। राइट, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि उद्देशिका गैर न्यायोचित है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का प्रतिबंध लगाती है। ये आपका पहला हो गया। दूसरे में आपको क्या लिखना है, दूसरी हेडिंग में केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा इनका, केशवानंद जी का। केशवानंद जो भारतीवाद हैं, इनमें लिखना है केशवानंद भारतीवाद 1973 ब्रैकेट में लिखना है। इसमें अंतर्गत क्या लिखना है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में दिए गए जो निर्णय थे उसको अस्वीकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इन्होंने क्या बताया है, ऊपर के बताया था उन्होंने, बेरूवारी में नहीं बताया था। ठीक है, न्यायालय में कहा कि उद्देशिका संवैधानिक जो विधि है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसने निम्नलिखित तथ्य यहाँ पर प्रदान किए जिन पर क्या बेरूवारी संघवाद में ध्यान नहीं दिया गया था। आपको ये बात बताना है दोनों में। ठीक है, उसके बाद क्या एक और बता देंगे आप, एस आर बोम्मई। अगर दो बता दे ठीक है, तो एस आर बोम्मई के बारे में बता देंगे, एक लाइन दो लाइन क्या है। ठीक है, तो एस आर बोम्मई, एस मैं लिख देता हूँ, एस आर बोम्मई। ठीक है, एस आर बोम्मई, ये बात इनका कितना है, 1994। इसमें लिखेंगे आपको, इसमें लिखना है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। राइट, इस प्रकार उद्देशिका संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे प्रतिष्ठित न्यायोदित या न्यायविद के जो शब्द हैं उसके आधार पर संविधान का पहचान पत्र यहाँ पर इसको कहा गया है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको दिखा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से है, सेकंड क्वेश्चन है संसदीय विशेषाधिकार क्या है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, उन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा करना है। आपको दृष्टिकोण कैसे बनाना है, जो दृष्टिकोण ऐसे बनाना है, जो बात पूछ रहा है उसी से ही लिखना है आपको। ठीक है, उसी से दृष्टिकोण पूरा फ्रेम बना लेना है आपको। ठीक है, फ्रेम बनाने के बाद अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। पूरा फ्रेम बनाएंगे, बट पेपर में आपको फ्रेम ऐसा नहीं बनाना है, अपने माइंड के लिए फ्रेम ऐसा बनाना है आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में पहली बात आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, दूसरी बात बताएंगे, इसमें विभिन्न संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बता देंगे, ये तो बता ही देंगे क्या है। उसके बाद क्या क्या संसदीय विशेषाधिकार है वो आपके और अधिकार बता देंगे क्या क्या इसमें सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ पर बताना है संसदीय विशेषाधिकार के जो संहिताबद्ध के करने की आवश्यकता है, क्या क्या हम इसको संहिताबद्ध कर सकते हैं, आपको 3 से 4 पॉइंट ये बताने हैं। उसके बाद अपना चौथे में निष्कर्ष डालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आंसर में आपको लिखना है, स्टार्ट करना है कि जो आपका संसदीय विशेषाधिकार क्या है। तो संसदीय विशेषाधिकार संसद सदस्यों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्राप्त कुछ विशेष अधिकार जो उन्मुक्तियां हैं एवं छूट के विशेष अधिकार यहाँ पर प्रदान करती है। ठीक है, ये विशेषाधिकार उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो संसदीय जो कार्यवाही है उसमें बोलने के साथ साथ उनमें भाग भी लेते हैं। राइट, ये आप बताएंगे। इसमें भारत के महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इसमें किसी भी विशेषाधिकार या उन्मुक्ति की अवहेलना की जाती है। ठीक है, तो इस अपराध को विशेषाधिकार उल्लंघन कहा जाता है। ये आप इतना दिखा देंगे। राइट, यहाँ पे एक अनुच्छेद का भी वर्णन कर देंगे, संविधान के अनुच्छेद 105। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सदस्य जो संसद के सदस्य संख्या है और अनुच्छेद 194, ठीक है, अनुच्छेद 194 के तहत जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इतना लिख देना है। तो इसमें लिख देंगे, इसी से स्टार्ट कर नीचे लिखेंगे विशेषाधिकार क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला सामूहिक विशेषाधिकार, दूसरा व्यक्तिगत। ठीक है, सामूहिक विशेषाधिकार, दूसरा आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार। तो सामूहिक विशेषाधिकार में क्या लिखेंगे आप, जो सामूहिक विशेषाधिकार में लिखेंगे उसमें लिखना है आपको सामूहिक विशेषाधिकार। इसमें आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट डाल के, संसद सदस्य बाहरी व्यक्तियों को संसद की कार्रवाई से बाहर रख सकते हैं और विधायिका की गुप्त बैठक कर सकते हैं। पहला यहाँ पे होगा। इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, संसद सदस्य गुप्त बैठकों के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस संसदीय जो कार्रवाई है उसकी वास्तविक रिपोर्ट प्रकाशित करने को रोक सकते हैं। ठीक है, इसी का थर्ड पॉइंट है, संसद सदस्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संसदीय जो कार्रवाई है उसको विनियमित करने के लिए केवल संसद ही नियम बनाए। ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे इसको बता देंगे जो आपका सामूहिक विशेषाधिकार है उसके बारे में। उसके बाद आपको बताना है व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार है, व्यक्तिगत जो विशेषाधिकार है इसमें आपको बताने हैं करीब 3 से 4 पॉइंट इसमें बता देंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है आपको संसद सदस्य को दीवानी मामले में सत्र के दौरान सत्र की जो बैठक है उससे शुरू होने से 40 दिन पहले की समाप्ति के बाद जो 40 दिन है उस तक गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं किया जा सकता उसमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट बताना है, कोई सदस्य
संसद में दिए गए जो वक्तव्य हैं उसके लिए किसी भी न्यायालय में जो कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तीसरा क्या है, जब संसद का सत्र चल रहा है तो सदस्यों को न्यायालय के समक्ष गवाह के रूप में पेश करने की छूट होती है। तो तीनों पॉइंट आप यहाँ पर व्यक्तिगत वाले में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद यहाँ से आप बताएंगे संसदीय विशेषाधिकार के जो संहिताकरण की आवश्यकता है, मतलब जो हम इसको क्या इसमें संहिताबद्ध कर सकते हैं, इसमें आपको ये बता देना है, ठीक है। जो आपकी संहिताबद्ध करने की जो आवश्यकता है क्या है, ये हेडिंग डालेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर संहिताबद्ध की आवश्यकता, ये आपको हेडिंग डालनी है, संहिताबद्ध करने की आवश्यकता। इसमें लिखेंगे आप, इस वाले में पहले पॉइंट लिखेंगे पहला, ये इसलिए आवश्यक है ताकि इनकी अस्पष्टता, अनिश्चितता और जो समीक्षा है वो की जा सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इसी में लिखना है अनुच्छेद 105 का 3, 105 के 3 की जो प्रकृति है, ठीक है, उसमें संविधान सभा की जो संकल्पना है उसमें वो की गई थी, राइट। और उचित समय पर इसको लेकर कानून भी बनाया जाएगा, ये आपको सेकंड पॉइंट में बताना है। थर्ड पॉइंट में बताना है भारत में बड़े पैमाने पर नियमों को परिभाषित करने वाली लोकसभा विशेषाधिकार एवं स्वयं समीक्षा के अधीन यहाँ पर होता है, ठीक है। इसी में चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार जैसे जो आपके कुकृत्य हैं उसको छुपाने के लिए इन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया जा सकता है, और जो आपकी सुचितापूर्ण सार्वजनिक जीवन है इससे दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए 1988 में जो आपका पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई वाद था, उसमें संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया था कि जिन लोगों ने रिश्वत लेकर अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया था वे अभियोजन से उन्मुक्त थे, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको बता देंगे, ठीक है। क्या बता देंगे, संहिताबद्ध वाला आप यहाँ पे पॉइंट बता देंगे सब। उसके बाद क्या लिखना है, ये आपके सब पॉइंट पूरे हो गए। उसके बाद अपना आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे हालांकि विशेषाधिकारों का संहिताकरण की जो समस्या है वह सामना करने के लिए यहाँ पर इसको विशेषाधिकार के कुछ भाग हैं उसको शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें न्यायिक जांच और जो नए विशेषाधिकार हैं उसका विकास करना कठिन हो जाएगा, ठीक। इस संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकार और नागरिकों के अधिकार के मध्य संतुलन की आवश्यकता है, राइट। यह आप पॉइंट यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, आपका निष्कर्ष का। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, तीसरा क्वेश्चन है भारत में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को नियंत्रित करने में वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा करना है। वित्त आयोग की क्या भूमिका पर चर्चा करना है, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। पहले तो बात किस देखो पहले दृष्टिकोण को कैसे बनाना, जिसके लिए बात कर रहा है, ठीक है, किसके लिए बात कर रहा है, आपका एक पूरा किसी चीज़ कोई है टॉपिक है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है वो टॉपिक पे आपको निष्कर्ष लिखना होता है। बात किस टॉपिक पे कर रहा है, वित्त आयोग की बात कर रहा है, तो वित्त आयोग पे आपको क्या है इंट्रोडक्शन लिखना है या प्रस्तावना लिखना है। सेकंड बात में आपको लिखना है संघ और राज्यों के बीच वित्तीय जो संबंध है उसके अनुसरण हेतु वित्त आयोग की क्या कार्य हैं वो आप यहाँ पे कार्य बता देंगे, क्या प्रकार हैं, ठीक है। तीसरी बात बता देंगे आयोग के समझ क्या क्या चुनौतियाँ हैं और कुछ समाधान है इसके, ठीक है, उसको उपाय कर देंगे, क्या इसके उपाय होंगे, क्या उल्लेख कर सकते हैं। चौथे में अपना निष्कर्ष दिखा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर में लिखेंगे वित्त आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। देखो जो भी आपका अनुच्छेद आता है उसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं, जो भी अनुच्छेद के तहत यहाँ पे वर्णित है उसको संवैधानिक बोलते हैं, ठीक है। और जो अधिनियम के तहत होता है उसको सांविधिक बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो क्या लिखेंगे वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य दायित्व संघ और राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसका मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों का वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना। ये आप यहाँ पे इतना बता देंगे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट डाल के लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखना है आपको। इसमें लिखेंगे संघ और राज्य के बीच करों का शुद्ध जो आगम होती हैं उनको उनमें विभाजित करना, ठीक है, विभाजित करना। उसके जो वितरण होता है उसके बारे में राज्यों के बीच ऐसे जो आगम संबंधित जो भाग हैं उसके आवंटन के बारे में सिफारिश करना, फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे। सेकंड पॉइंट में बताना है भारत की संचित निधि से राज्यों का जो राजस्व है उसमें सहायता अनुदान को शासित करने की जो सिद्धांत हैं उसमें सिफारिश करना। तीसरा पॉइंट आपको डालना है आयोग केंद्र और राज्यों द्वारा विभाज्य करों को साझा करना, ठीक है, ये भी आप दिखा देंगे। अगला पॉइंट दिखा देंगे सिविल प्रक्रिया जो संहिता है 1908, सिविल प्रक्रिया जो संहिता है 1908 उसके अनुसार आयोग में सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ यहाँ पे निहित होती हैं, राइट। वह गवाहों को बुला भी सकता है इसमें, राइट। ये आप यहाँ पे इतने 5 से 6 पॉइंट आप बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ से, उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वित्त आयोग के समझ कुछ निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं, ठीक है। वित्त आयोग के समझ कुछ निम्नलिखित चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो लिखेंगे आप, चुनौतियाँ क्या क्या चुनौतियाँ इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इन टाइप में आपको यहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है, किस टाइप से आपकी चुनौतियाँ रहेंगी। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है इसमें विचारार्थ विषय, ठीक है, जो आपके विचारार्थ विषय कुछ विचारार्थ विषय हैं यहाँ पे, जैसे कि 15वें वित्त आयोग के जो विचार हेतु यहाँ लाए गए जो विचारार्थ हैं उसमें विषयों ने केंद्र की जो सहकारी भावना है उसमें संदेह उत्पन्न कर दिया, पहला यहाँ पे लिखेंगे।
दूसरा लिखेंगे यहाँ से आप निधियों की प्रकृति, ठीक है, जो निधि हैं निधियों की प्रकृति, ठीक है, निधियों की प्रकृति, इसमें लिखना है आपको 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के जो साथ राज्यों का हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है वो बदल गई है। हस्तांतरण का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को बिना शर्त की हिस्सेदारी के रूप में रहता है, ठीक है। राज्यों को भुगतान किए जाने वाले सांविधिक जो अनुदान है, ठीक है, जो सांविधिक अनुदान है उसके हिस्से के तदनुसार गिरावट आई है, राइट। ये पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे स्थायी जो आपकी स्थिति है उसकी क्या मांग है। इसमें विभिन्न आयोग में की जो कर की हिस्सेदारी है और राज्यों का जो अनुदान है, ठीक है, वो प्रदान करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिससे आपका राज्यों की ओर वित्त का जो प्रवाह है वो अनिश्चित हो जाता है, राइट। अतः विशेष रूप से वस्तु और जो सेवा कर हैं उसमें संचालन के आने के बाद स्थायी आयोग की यहाँ पर जो आवश्यकता है वो बढ़ गई थी, ठीक है। आयोग की जो स्टेबिलिटी है स्थायी की, उसकी आवश्यकता क्या बढ़ गई थी, ठीक है। इतना पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से होने के बाद अपना क्या है, पॉइंट ये पूरा हो गया। उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में लिखना है संघ और राज्य के जो वित्तीय उत्तरदायित्व हैं और राजस्व के जो अधिकार हैं उसके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आयोग को राष्ट्र की बदलती विकास संबंधी जरूरत को आकांक्षाओं को समायोजित करते हुए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ से आप इतना निष्कर्ष लिख देंगे। अगला लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत में न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों की पहचान करने हेतु इन मुद्दों के समाधान हेतु उपाय सुझाना है, ठीक है। पहला यहाँ पे लिखेंगे, पहला क्या रहेगा आपका जो दृष्टिकोण रहेगा, भारत में न्यायिक जवाबदेही है उसके बारे में आपको बताना क्या है। दूसरी बात बताएंगे, न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों की पहचान करेंगे, क्या क्या इसकी पहचान है, ठीक है। इन मुद्दों के जो समाधान है, क्या हम समाधान इस पर कर सकते हैं वो बताएंगे। चौथे बात में आपको क्या निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आंसर लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। देखो न्यायिक जवाबदेही का क्या है। न्यायिक जवाबदेही पद का अर्थ है कि न्यायाधीश उनके द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं उसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों को उनके कृत्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रावधान जो भारत में न्यायिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, निम्नलिखित हैं। आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट में दिखा देंगे। पहले बात में क्या दिखाएंगे, अनुच्छेद 124 का 4, अनुच्छेद 124 का 4, इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है ये उच्चतम न्यायालयों के जो न्यायाधीश है उनमें केवल सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों में ये प्रयोजन हेतु यहाँ पर लाए जा सकते हैं और इनको प्रस्ताव को विशेष बहुमत से यहाँ पर पारित किए जाने या हटाए जाने के प्रावधान करता है, ठीक है। सेकंड बात आपको यहाँ से क्या लिखना है, सेकंड बात में आपको लिखना है अनुच्छेद 235, ठीक है, अनुच्छेद 235 के बारे में बताना है। इसके अंतर्गत अधीनस्थ जो आपकी जिला और न्यायालय हैं, ठीक है, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनको नियंत्रित करने की शक्ति उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, राइट। ये आप यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है यहाँ से न्यायिक चार्टर, ठीक है। क्या लिखेंगे, न्यायिक चार्टर, ठीक है, न्यायिक चार्टर 7 मई 1997, ठीक है, ये आपको लिखना है। चार्टर जो है न्यायिक चार्टर 7 मई 1997 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय एक 16 सूत्री चार्टर को अपनाया जिसे न्यायिक जीवन के मूल्यों का जो पुनर्स्थापन है वो कहा जाता है। ये न्यायाधीशों के एक मार्गदर्शक और न्यायिक जो नैतिकता है उसके सिद्धांत की एक संपूर्ण व्याख्या करता है, ठीक है। आप ये बता देंगे। चौथा पॉइंट आपको यहाँ से क्या लिखना है, आप यहाँ से चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथा पॉइंट आपको यहाँ से लिखना है जो आरटीआई अधिनियम 2005 है, ठीक है, आरटीआई अधिनियम 2005, ठीक है, आरटीआई अधिनियम 2005, इसमें लिखेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, याद रखना है, उच्च नहीं बोल रहा हूँ, उच्चतम बोला है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 2019 में दिए गए एक निर्णय के बाद में सीजीआई का पद भी आरटीआई के दायरे से आ गया, जो सीजीआई का पद है वो भी आरटीआई दायरे में आ गया। तो चारों बातें आपको ये पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है चारों बातें, ठीक है, हाईलाइट करके आपको लिखना है चारों बातें, इस वजह से मैंने अलग अलग कलर से इसको दिखाया है, राइट। उसके बाद लिखेंगे आप, इतना लिखने के बाद लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि क्या है, भारत में न्यायपालिका सरकार के जो कार्यकारी हैं, राइट, उनकी विधायी खंड के समान स्तर की जवाबदेही के अधीन नहीं है। इस कारण भारत में न्यायिक जवाबदेही से जुड़े विभिन्न मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। ये आप यहाँ पे इसको दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है, हेडिंग डालनी है, कुछ इसके न्यायिक जवाबदेही के कुछ मुद्दे हैं, ठीक है, न्यायिक जवाबदेही के कुछ मुद्दे हैं वो लिखेंगे हेडिंग डाल के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, पहला है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है। उसमें क्या है, इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली है उसमें न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इस कारण से शक्ति संकेतन के कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो जाता है जो उच्चतम न्यायपालिका को एक स्व अविरत या अल्प जनतंत्र के लिए अधिकतम अति संवेदनशील बनाता है। ये फर्स्ट पॉइंट में आप बता देंगे। सेकंड में बताना है आपको दैनिक कामकाज में अपारदर्शिता, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है कि आंतरिक प्रक्रिया में कई कमियां हैं, जैसे कि वाद जो भी मामले हैं, आवंटन है, न्यायिक नियुक्तियां हैं, उनकी अनुशासनात्मक
अनुशासन जो होता है उसमें कार्रवाइयों को आदि से संबंधित प्रक्रिया के लिए कोई वैधानिक तंत्र नहीं है। तो ये पॉइंट आप बता देंगे, ठीक है। अगला लिखना है तीसरा पॉइंट, न्यायाधीशों के कामकाज। न्यायाधीशों के कामकाज क्या होंगे यहाँ पे लिखना है। संसद के जो न्यायाधीश के कामकाज हैं उनकी चर्चा संवैधानिक प्रतिबंध अनुच्छेद 121, ठीक है, अनुच्छेद 121 पर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को कदाचार या घूसखोरी के आरोप में इनके मामलों में स्वयं जांच करेगा, राइट। ये आपको दिखा देना है। 3 हेडिंग दिखा देंगे, बस 3 हेडिंग बहुत रहेगा। उसके बाद अगला लिखेंगे, अगला यहाँ से आपको लिखना है, इसमें देखो भारत में न्यायिक जवाबदेही से बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित क्या क्या उपाय कर सकते हैं। भारत में जवाबदेही है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये भी आप बता देंगे 2-3 बात में। पहली बात में बताना है, संसद को कॉलेजियम व्यवस्था को संशोधन करने के लिए तथा इसमें अधिक प्रतिनिधित्व को पारदर्शिता लाने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए। सेकंड पॉइंट में बताना है, न्यायिक जो मानक हैं उसमें जवाबदेही के लिए संविधिक जो कानून है वो लाया जाना चाहिए, जिससे क्या है न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में बाधाओं को दूर किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट पे आप लिख देंगे यहाँ पे, साथ ही क्या जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए कामकाज और दक्षता पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए, जैसा कि हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो 3 पॉइंट आप यहाँ पर बता देंगे, काफ़ी 3 पॉइंट है। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष में लिखेंगे एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाने की मांग है। इसके तहत न्यायिक जवाबदेही के नाम पर न्यायिक स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए, राइट। हालांकि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र के स्तंभों में, राइट, लोकतंत्र के स्तंभों में एक को जवाबदेही रहित नहीं छोड़ा जाना चाहिए, राइट। ये आप यहाँ पर इसको लिख देंगे, आपका निष्कर्ष यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। देखो जो भी है मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लिख के मेरे को चेक करने को भी भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन लिखेंगे, जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चन एकदम सही हो, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन लिखेंगे मैं आपको वहाँ से क्या क्या करना है वो आपको वहाँ पर बता दूंगा। तो क्या क्या आंसर में ऐड करना है क्या नहीं करना है वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी तो मैं इतना समझा दे रहा हूँ, यहाँ से आंसर आपका क्लियर लिख जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक ब्रिटिश प्रभाव के बावजूद दोनों देशों की संवैधानिक योजना के में कई अंतर हैं, चर्चा करना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के जो निर्माण है उसमें अत्यधिक ब्रिटिश प्रभाव के बावजूद, तो यहाँ पे देखो आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। दृष्टिकोण आपका होना चाहिए यहाँ से, भारतीय संविधान पर ब्रिटिश प्रभाव है, क्या ब्रिटिश प्रभाव पर क्या पड़ा, जब भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रभाव था तो क्या क्या प्रभाव पड़ा इससे, आपको ये फर्स्ट बात में इंट्रोडक्शन में बता देना है। सेकंड बात में क्या बताना है, भारत में यूनाइटेड किंगडम है उसकी संवैधानिक योजना का अंतर स्पष्ट कर देंगे, जैसा कि हम बताया संवैधानिक योजना इसको अंतर स्पष्ट कर देंगे किससे, भारत और यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें ये जो दोनों बातें बताने के बाद जो इसका निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, जो निष्कर्ष निकलेगा वो यहाँ पर आपका निष्कर्ष डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर में लिखना है आपको, भारतीय संविधान में विश्व भर के जो विभिन्न संविधान हैं उससे कई प्रावधान लिए गए हैं और इसके सर्वाधिक भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखा देनी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल का पद, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग की जो पद है, ठीक है, वो तो ये सब क्या है। इसके अतिरिक्त जो भारत हमारे सरकार है उसके संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि के शासन, ये सब की अवधारणा, लोकसभा और जो लोकसभा पद का जो पद है ये सब यहाँ पे क्या है ब्रिटिश यहाँ पे संविधान से या ब्रिटिश प्रभाव से देखा जा सकता है। ये आप इतना लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, नीचे से लिखेंगे पॉइंट डाल के, लिखित बनाम अलिखित संविधान, हेडिंग डाल के लिखना है लिखित बनाम अलिखित संविधान। इसके अंतर्गत लिखना है आपको, जहाँ एक तरफ संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया भारतीय संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। साथ ही ये विधायन जो है प्रथाओं के, राजनीतिक परंपराओं और क्राउन की विशिष्टाधिकार पर भी आधारित होता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखना है गणराज्य बनाम संवैधानिक राजतंत्र, जो आपके गणराज्य होते हैं वो बनाम वो संवैधानिक राजतंत्र। उसमें क्या लिखेंगे सेकंड बात में, सेकंड में आपको लिखना है वहाँ पर, जहाँ एक तरफ भारत में राज्य का नाम मात्र प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में नाम मात्र प्रमुख वंशानुगत सम्राट का साम्राज्य होता है। इस टाइप से आप सेकंड पॉइंट लिख देंगे। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, कठोर बनाम लचीला, ठीक है, कठोर बनाम लचीला। इसमें लिखना है आपको, भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का एक मिला-जुला स्वरूप होता है, मिला-जुला रूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ प्रावधानों में आसानी से संशोधित किया जा सकता है, जिसमें कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के जो विशेष बहुमत है और सभी के राज्यों के जो आधे से अधिक राज्य हैं उनको अनुमोदन के साथ ही इसको संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि ब्रिटेन का संविधान क्या अत्यधिक लचीला है, क्योंकि यहाँ साधारण और असंवैधानिक कानून के बीच कोई अंतर नहीं है। ये आप 3 पॉइंट यहाँ पे दिखा देंगे। चौथा पॉइंट लिख देंगे, अगर चौथा लिखना चौथा लिख भी सकते हैं। संघीय बनाम एकात्मकता, तो भारत में क्या है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता है, जहाँ एक अलग राज्य सूची के माध्यम से राज्यों को शक्तियाँ और कार्य आवंटित यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। ब्रिटेन में सभी को विधायी शक्तियाँ हैं और ब्रिटेन जो ब्रिटिश संसद में निहित है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स आदि सभी की जो प्रशासनिक इकाई हैं ये राजनीतिक रूप से स्वायत्त नहीं है। ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है, हेडिंग से। उसके बाद आपको लिखना है मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, हेडिंग डालेंगे
मंत्रियों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, क्या प्रावधान है मंत्रियों से संबंधित, वो आपको लिखना है। पहला पॉइंट इसमें दिखाएंगे भारत में संसद के किसी भी सदन के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको बोलते हैं उसका ही सदस्य होना चाहिए, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो राज्यसभा वहाँ से ही बन सकता है। ठीक है, अगला है स्टेटमेंट, अपना वहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, भारत में ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री अधिकतम 6 महीने के लिए अवधि के लिए नियुक्ति किया जा सकता है। ब्रिटेन में केवल सांसद ही मंत्री बन सकते हैं, ये सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ब्रिटेन में मंत्रियों की जो विधिक उत्तरदायित्व है उसकी प्रणाली है, जबकि भारतीय जो मंत्री हैं उनके राज्य के जो प्रमुख अधिकारी हैं, ठीक है, उनके कृत्यों का प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता यहाँ पर उसमें नहीं होती है। ये आप यहाँ पर पॉइंट दिखा देंगे तीसरा। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद लिखेंगे नीचे से एक लाइन छोड़ के लिखना है, अध्यक्ष हेडिंग डालेंगे, अध्यक्ष के बाद ऐसे करके थोड़ा सा लिखेंगे आगे। ब्रिटेन में अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र निर्विवाद रहता है। एक बार नियुक्त होने के बाद अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल और औपचारिक इस्तीफा दे सकता है। भारत में अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा देना ना तो जरूरी है और ना ही ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर इसमें बताया गया है। ठीक है, ये इतना पूरा कर देंगे, यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखना है, यद्यपि भारत और ब्रिटेन दोनों जो आपके प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं, इन राष्ट्रों के आदर्शों के बीच मूलभूत अंतर होता है। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान की प्रकृति जो क्या है, गणतंत्रात्मक है और ये लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, ये सब सिद्धांत की कठोरता के पालन करता है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में अभी भी राजशाही और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की संख्या आधिकारिक जो राजधर्म है उसके रूप में यहाँ पर ईसाई धर्म के में मौजूद की गई है। ठीक है, तो ये आपको इतना ये निष्कर्ष में बता देना है और यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक छठा क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, अगर प्रैक्टिस करना रहेगा तो छोटा प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी छठवां क्वेश्चन में कल यहाँ से आपको डिस्कस करूँगा। एक बार देख लेंगे छठा क्वेश्चन ये क्या है। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में दबाव समूह के द्वारा निभाई गई भूमिका का आलोक में चर्चा कीजिए, क्या ये पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक प्रभावशाली हो गए हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसमें विचार करना है और रीड करके आना है क्या टॉपिक है। तो यहाँ से छठा क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी देखो मैं 5 क्वेश्चन आपके मैंने पूरे डिस्कस कर लिए। ठीक है, आप आंसर लिखना चाहेंगे तो आंसर आप लिख के मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं डेली आंसर का। तो क्या इससे आपका जितना 2024 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वालिफाई एग्जाम अगर होता है आपका, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन डेली आप 2 से 3-4 क्वेश्चन जितने सॉल्व करते हैं, राइट, कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना आंसर को चेक कराइए। राइट, जैसा भी लिखते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे आप में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।